नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डीएलएड एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे जहां आज हम बात कर रहे हैं प्रायिकता और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप वाले प्रश्नों के। यह यूनिट 5 का एक बिंदु है जिसमें हम यहाँ 2 टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, प्रायिकता और साथ ही में माध्य, माध्यिका और बहुलक कैसे निकालते हैं। इनके भी 3-3 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो चाहे प्रायिकता का प्रश्न है या आपके इन तीनों का प्रश्न है जिसे आप केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हो, तो आपका यहाँ से प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए छोटे और बड़े सभी प्रकार के प्रश्नों को हमने यहाँ कवर किया है। तो देखते हैं सबसे पहले प्रायिकता के बारे में। प्रायिकता क्या है यानी प्रोबेबिलिटी क्या है कि गणित की ऐसी शाखा जिसमें किसी घटना के होने या न होने यानी कि निश्चित और अनिश्चित घटनाओं की जो संभावनाएं हैं उनको ज्ञात करने हेतु उसका प्रयोग करते हैं, तो यह प्रायिकता कहलाती है। यानी गणित की ऐसी शाखा जिसमें कोई घटना हो या न हो इसका आपको पता लगाया जाता है, तो ये प्रायिकता कहलाती है। जैसे सिक्का उछालना, ताश पत्ते और पासे फेंकने की जो प्रोसेस है उसमें किस प्रकार का परिणाम आएगा और नहीं आएगा ये पता लगता है प्रायिकता से। साथ ही में जीव विज्ञान, जनन विज्ञान, भौतिकी आदि क्षेत्रों में भी इस प्रायिकता का प्रयोग किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं इसी से संबंधित 2 चीजें। एक होता है यादृच्छिक प्रयोग, एक होता है समप्रायिक घटनाएं। यादृच्छिक का मतलब बिना कोई परिणाम के बारे में जाने आप जब प्रयोग करते हो तो वहां आप ये तो बता सकते हो कि कुल घटनाएं कितनी होगी, किस प्रकार से क्या क्या चीजें आ सकती हैं, किंतु आपको ये नहीं पता कि आएगा क्या। यानी ऐसे प्रयोग जिनके परिणाम की सभी सभी जितनी भी संभावनाएं हैं वो तो हमें पता है, किंतु हमें यह नहीं पता कि वास्तविक रूप में या वास्तव में प्रयोग करने के बाद क्या आएगा, यानी कौन सा परिणाम प्राप्त होगा। तो वो यादृच्छिक परिणाम होगा। जैसे कि किसी बैग के अंदर 5 जो है गोलियां हैं, उन गोलियों में से आपने कौन सी उठाई ये आपको पता नहीं है जब तक आप उसे नहीं देखोगे। यानी जब तक आप उठा के बाहर नहीं निकालोगे तब तक आप पता नहीं कर सकते कि वो कौन सी गोली है। तो हमारे पास कितनी संभावना है टोटल मिला के, तो हमारे पास 5 संभावना है कि पांचों में से आप कोई सी भी गोली उठा सकते हो। तो गोली उठाना जो प्रोसेस है वो यादृच्छिक है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आपने कौन सी गोली निकाली अगर आप बिना देखे उठाओगे। तो हम कह सकते हैं कि कुल संभावनाएं हैं हमारे पास 5, और उनमें से कौन सी चीज वास्तव में निकल के आएगी, कौन सी गोली, वो हमें पता नहीं है। तो जब हम ऐसे प्रयोग करते हैं जहां हमें कुल संभावनाओं के बारे में पता होता है कि ये आ सकती हैं, किंतु ये नहीं पता कि आएगा क्या, तो यह प्रयोग यादृच्छिक प्रयोग कहलाते हैं। अगला देखते हैं समप्रायिक घटनाएं। अब समप्रायिक घटनाएं क्या होती हैं कि किसी प्रयोग में घटना घटित होने व न होने कि दोनों की बराबर संभावना हो जाए तो वह समप्रायिक घटना कहलाती है। यानी कि प्रयोग करने के बाद पता चला कि समान घटनाएं प्रदर्शित हुई, उनकी समान संभावनाएं हैं घटनाओं के घटित होने की। जैसे आपने एक सिक्का उछाला और सिक्का उछालने के टाइम पे आपके पास 2 संभावनाएं थी, या तो आएगा सिक्का नीचे गिरते ही हेड या आएगा टेल। यानी कि टोटल संभावनाएं 2 हैं, उन दोनों में से या तो आएगा आपके हेड या आएगा टेल, यानी दोनों की एक एक संभावना है, यानी कि बराबर बराबर संभावना है कि वहां हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो जब संभावनाएं समान हो जाए किसी घटना के दौरान, प्रयोग के दौरान, तो वह समप्रायिक घटना कहलाते हैं। तो ये तो हो गई प्रायिकता के बारे में छोटी मोटी बातें। अब हम प्रायिकता के प्रश्न कैसे कर सकते हैं, या प्रश्न अभी तक तो नहीं आए हैं किंतु हो सकता है आगे प्रायिकता के प्रश्न पूछ ले। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सिक्के से संबंधित पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, बस आप इतना याद रखें कि एक जो सिक्का है वह सिक्का, उसमें एक तो हेड होता है यानी कि एक तो चित्त होता है, दूसरा होता है पट यानी कि टेल। तो हेड और टेल जो है एक सिक्के के 2 पहलू हैं, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, दोनों में से सिक्का उछालने पे कुछ भी आ सकता है। तो आपसे एक पेपर में क्या कहेगा कि एक बार सिक्का उछाला किसी ने और सिक्का उछालने पर बताइए कि चित्त आने की प्रायिकता कितनी है या पट आने की प्रायिकता कितनी है, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो आपको कैसे करना है, तो आप पेपर में लिख के आओगे कि एक बार उछालने पर कुल परिणाम यानी कि कुल कितनी स्थितियां पैदा हो गई, 2 स्थितियां। 2 स्थितियां कौन कौन सी हैं, या तो आएगा हेड या आएगा टेल, दोनों में से एक स्थिति आएगी। किंतु टोटल कितनी संभावना है यहाँ पे, 2 कुल परिणाम हैं। तो चित्त आने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। संभावना जिन परिणाम की है उसमें उसका अपने को ऊपर वाला भाग लिखना है और कुल परिणाम जो है उसको नीचे लिखना है, जिससे हमारी प्रायिकता निकल के आ जाएगी। तो हमें पता है कि चित्त 2 कंडीशन में से सिर्फ एक ही कंडीशन में आ सकता है कि जब आपने सिक्का उछाला और वो नीचे गिरते ही उसमें हेड आ गया हो। तो यानी कि टोटल 2 संभावना है सिक्के को उछालने पर, और उसमें से एक जो है एक बार क्या आ सकता है,
चित आ सकता है। तो प्रायिकता कितनी हो गई 1/2। ऐसे ही अगर हम कहें कि पट आने की संभावना निकाले तो पट आना भी बिल्कुल सेम है, क्योंकि टोटल कंडीशन 2 है, या तो चित भी आ सकता है पट भी आ सकता है, किंतु आपको क्या चाहिए केवल पट चाहिए। तो पट केवल एक कंडीशन में आ सकता है, यानी टेल केवल एक कंडीशन में आ सकता है, और वह यह है कि जब आपने सिक्का उछाला और नीचे गिरा उसमें क्या आ गया टेल आ गया, यानी कि आप दोनों में से केवल एक ही कंडीशन को चाहते हो, तो आपकी प्रायिकता 1/2 हो गई। टोटल 2 है और उसमें से एक कंडीशन आपको चाहिए। इस प्रकार यदि सिक्के वाले प्रश्न आए तो 3 नंबर का प्रश्न आएगा दोस्तों, याद रखिए। तो 3 नंबर का प्रश्न आपके गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे ही सिक्के की जगह आपसे पूछ सकता है कि पासे वाले प्रश्न दे दे। पासा क्या होता है कि आपने वो खेला होगा जिसमें आपने जैसे लूडो वाला जो गेम आता है लूडो वाला, उसमें 6 कंडीशन है, यानी आपने जो पासा फेंका क्यूब, उसके फेंकने पे उसमें 6 कंडीशन है, तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। तो उसमें टोटल मिला के 6 संख्याएं होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब हम उस पासे को एक बार फेंकेंगे तो 6 में से कोई सा भी नंबर जो है आपको ऊपर शो कर सकता है, क्योंकि जब हम क्यूब को फेंकते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि कौन सी संख्या आने वाली होती है। तो हम मान लेते हैं उस कंडीशन में कि कुल परिणाम 6 में से कोई सी भी संख्या आ सकती है। टोटल 6 संख्या, यानी 6 में से कोई सी भी संख्या निकल सकती है। तो कुल परिणाम कितने हो गए 6 हो गए। वहां 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 या 6। 6 संख्याओं में से कोई सी भी संख्या आ सकती है, यानी कुल परिणाम कितने हो गए 6 है। अब आपसे कहे कि सम संख्या आने की प्रायिकता बताओ या विषम संख्या आने की प्रायिकता बताओ, 7 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता बताओ, 7 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता बताओ, 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता बताओ, तो बहुत ही इजी वे में निकाल सकते हो। सबसे पहले आप निकाले संभावित परिणाम। तो सम संख्या आने के संभावित परिणाम कितने हैं? टोटल आपके पास 6 संख्याएं थी ये। अब इनमें से सम संख्या कितनी है? तो सम संख्या है 3। कौन कौन सी है? एक तो 2 है, एक 4 है, एक 6 है। यानी कि जब हमने पासा उछाला तो उसमें या तो 2 आए या 4 आए या 6 आए, यानी कि हम केवल सम संख्या ही उसमें जो है लाना चाहते हैं। तो टोटल संख्याएं कितनी हैं? 6 हैं। उसमें से कितनी संख्याएं आ सकती हैं जो सम है? 3 हैं। तो 3/6 को जब हम काटते हैं तो हमारी प्रायिकता कितनी हो गई? 1/2। यानी सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो गई? संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। संभावना 3 परिणाम की है और कुल परिणाम 6 है, तो 3/6 यानी कि 1/2 इसकी प्रायिकता होगी। बिल्कुल यही प्रश्न आपसे पूछेगी विषम संख्या आने की, तो विषम संख्याओं की भी बिल्कुल ऐसे निकलेगा कि विषम संख्याएं 3 है। कितनी है? 3, 1, 3 और 5। तीनों में से कोई सी भी आ जाए और टोटल संख्या कितनी है 6, तो 3/6 यानी कितना हो गया विषम संख्या आने की प्रायिकता? 1/2। अगला बात करते हैं, आपकी सीरीज में ये प्रश्न भी दे रखा है कि एक पासे को उछालने पर, एक बार उछालने पर 7 से छोटी संख्या और 7 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता बताओ। तो यदि 3 नंबर में ऐसा प्रश्न पूछे तो आपको क्या लिखना है? सबसे पहले हम देखते हैं कि 7 से छोटी संख्या आने की संभावित परिणाम क्या क्या है। तो 7 से छोटी संख्या हम जानते हैं कि एक पासे में 6 ही संख्या होती है। कितनी संख्या होती है? 6। यानी कि और वो सभी 7 से छोटी हैं। 7 से छोटी आप खुद देख लो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 ही संख्या हैं जो हैं 7 से छोटी हैं, यानी कि 6 में से कोई सी भी संख्या आ सकती हैं। और कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम भी 6 हैं। तो 7 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे कि संभावना कितने आने की है? तो टोटल 6 में से कोई सी भी संख्या आ सकती है, यानी कि हम पूरे 6 के 6 परिणाम मान सकते हैं। और कुल परिणाम भी कितने हैं? 6। तो 6/6 कितना होता है? 1। यानी 7 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता निकलेगी 1। अब अगला आपसे पूछ रहा है कि 7 से बड़ी संख्या आने के संभावित परिणाम कितने हैं? अब आपसे मैंने कहा कि एक पासे में 6 ही संख्या होती है और सबसे बड़ी संख्या 6 है। तो 7 से बड़ी संख्या नहीं आ सकती। 7 या उससे बड़ी संख्या तो है ही नहीं। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि 7 से बड़े संख्या आने के कोई परिणाम नहीं है। एक भी ऐसा कोई परिणाम नहीं होगा जहां आपको 7 से बड़ी संख्या प्राप्त होगी, क्योंकि पासे में सबसे बड़ी संख्या 6 होती है, उसे कोई बड़ी संख्या नहीं है। तो 0 उसका क्या होगा? संभावित परिणाम। तो अब हम निकालते हैं संभावित परिणाम के बाद कुल परिणाम की प्रायिकता। तो हम देखते हैं 7 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी? संभावित परिणाम 0 है, क्योंकि कोई बड़ी संख्या नहीं है। कुल परिणाम 6 होते हैं एक पासे में, तो 0/6 कितना आ गया? 0। आपके इस प्रकार से आप प्रायिकता निकाल लोगे। ये हो गए आपके सिक्के और पासे वाले प्रश्न। यदि ताश के कोई प्रश्न आए तो उसमें क्या क्या पूछ सकता है, तो मैंने यहाँ सब अच्छे प्रकार से आपको समझाने के लिए बनाया है। तो ताश वाले प्रश्न जब भी आएंगे आपको हमेशा याद रखना है कि ताश में कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। जिस प्रकार सिक्के के एक कुछ सिक्के को उछालने पर 2 परिणाम आते हैं, तो हमेशा आप कुल परिणाम में 2 नीचे लिखते हो। जिस प्रकार पासे के प्रश्न आए तो हमेशा नीचे 6 आता है। क्यों आता है? क्योंकि कुल परिणाम 6 होते हैं। उसी प्रकार जब आपके ताश वाले प्रश्न आएंगे तो हमेशा नीचे कितना लिखना है आपको? 52। क्यों लिखना है? क्योंकि टोटल पत्तों में से ही एक पत्ता निकलेगा। ऐसे ही 6 संख्याओं में से यहाँ कोई संख्या निकलती थी, यहीं ऐसे ही 2 संभावनाओं में से सिक्के में से किसी एक संभावना का आना था। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ 52 पत्तों में से ही कोई ना कोई पत्ता निकलेगा। तो यहाँ
कुल परिणाम कितने हो गए? 52। यानी कि सभी रंगों को मिला के हम कह सकते हैं कि 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्ते जो हैं 2 रंग में डिवाइड होते हैं। कितने रंग में डिवाइड होते हैं? 2 रंग में। तो ताश में आधे पत्ते यानी 26 पत्ते तो होते हैं लाल रंग के और 26 पत्ते होते हैं काले रंग के। तो 26 और 26 कितना हो गया? 52 हो गया। अब हम ये देखते हैं कि ये जो लाल पत्ते हैं वो भी 2 तरह के हैं और काले पत्ते भी हैं वो भी 2 तरह के हैं। लाल पत्ते 2 कलर के कैसे हो गए? तो एक तो होते हैं लाल पान के पत्ते, एक होते हैं ईंट के पत्ते। तो लाल पान के 13 होंगे और ईंट के भी कितने होंगे? 13 और 13 और 13 कितने होंगे? 26। ऐसे ही काले पत्ते जो होते हैं वो भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं चिड़ी के, एक होते हैं हुकुम के। तो 13 ये हो गए और 13 ये हो गए। तो 13 और 13 ये भी कितने हो गए? 26। अब हम देखते हैं जब ऐसा प्रश्न है चित्रित, तो फोटो वाले 3 उसमें होते हैं। फोटो वाले जो आपके पत्ते हैं वो कितने होते हैं? तो चाहे लाल कलर के हो या काले कलर के हो, लाल पान के हो, आपके चाहे ईंट के, हुकुम के, चिड़ी के, कोई सा भी हो, लाल पान में भी तीन तरह के चित्रित पत्ते होंगे, ईंट में भी 3 तरह के चित्रित पत्ते, हुकुम में भी 3 तरह के और चिड़ी में भी 3 तरह के। आपने ताश देखी है तो उसमें चित्रित पत्ते 3 हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो बेगम के वहां फोटो बना होता है वो, एक बादशाह का फोटो बना होता है वो, और एक गुलाम का फोटो बना होता है ये। तो केवल 3 ही पत्ते चित्रित है। कई सारे कहेंगे कि जो इक्का होता है वो भी चित्रित है, इक्का चित्रित नहीं है। इक्के के ऊपर ए लगा हुआ है और ए जो है वो आपके लेटर हैं। तो जिसमें एबीसीडी या जिसमें आपके लिखा हुआ हो, इक्का जो है इक्का आपके चित्रित नहीं है। आपके गुलाम, बादशाह और बेगम ये 3 ही चित्रित माने जाते हैं, इक्का नहीं होगा। और जिसके ऊपर संख्या है वो भी चित्रित नहीं माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि लाल पान में भी 3 चित्रित पत्ते होंगे, ऐसे ही ईंट में भी 3 चित्रित पत्ते होंगे, हुकुम में भी 3 होंगे और आपके जो चिड़ी है उसमें भी 3 चित्रित पत्ते होंगे। अब हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न किस प्रकार का आएगा? आपसे कहेगा कि आपने 52 पत्तों की ताश को अच्छे से फेंटा और उसमें से एक पत्ता निकाला यादृच्छिक, यादृच्छिक मतलब बिना देखे। तो अब बताइए उस पत्ते की बेगम होने की क्या संभावना है? या आपसे कहेगा कि बादशाह होने की क्या संभावना है या गुलाम होने की क्या संभावना है? तो आपसे कुछ भी पूछे, चाहे बेगम निकालने का या बादशाह या गुलाम, आपको बस इतना याद रखना है कि टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52 होते हैं। अब आपसे पूछे कि बेगम कितनी होती है? तो बेगम हमें ये नहीं कहा गया कि ईंट की बेगम या लाल पान की बेगम या चिड़ी की बेगम या हुकुम की बेगम। तो हमें पता है कि बेगम लाल पान में भी होती है, चिड़ी में भी होती है, हुकुम में भी होती है और ईंट में भी होती है। टोटल 4 बेगमें होती हैं 4 तरह के पत्तों में। तो हमने ऊपर 4 संभावनाएं लिखी हैं, नीचे कुल पत्ते लिखे हैं 52। तो 4/52 कितना हो गया प्रायिकता? 1/13। इसी प्रकार आपसे कहे कि लाल रंग की बेगम, इस बार उसने कह दिया कि बेगम तो है, पर अब कौन सी बेगम है? लाल पत्तों वाली बेगम। अब उसने लाल पान की बेगम नहीं कहा, उसने कहा लाल पत्तों की बेगम निकालनी है, या लाल पत्तों का बादशाह या लाल पत्तों का गुलाम, तीनों में से कोई सा भी दे। अब आपके पास पता है कि टोटल पत्ते तो 52 हैं और लाल रंग के बेगम, बादशाह, गुलाम सिर्फ 2 हो सकते हैं, क्योंकि हुकुम और जो चिड़ी है वो तो काले। अब हम प्रश्न देख लेते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप का मतलब है माध्य, माध्यिका और बहुलक वाले प्रश्न। यहाँ आपको कुछ आंकड़े दिए जाते हैं और आंकड़े देने के बाद आपसे कहेगा कि उनका माध्य, माध्यिका या बहुलक निकालिए। तो आपसे इस प्रश्न में कह रहा है कि माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकालते हैं? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यहाँ अंग्रेजी में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको आप टी ऊपर लिखना। टोटल ऊपर आएगा राशियों का योग और राशियों की संख्या जो है n मतलब नंबर नीचे आएगा। और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो जो जो हमारे पास राशियां दी गई हैं उनको हम जोड़ते हैं यहाँ पर। तो 15 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 25, इनको जोड़ा तो ये हो गया आपका आंकड़ों का योग या राशियों का योग। अब राशियों की संख्या कितनी है? तो आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 का नीचे से हम भाग दे देंगे। ऊपर को जोड़ने पर 112 आया और नीचे हमारे पास टोटल संख्या है 7। तो 7 का भाग जब हमने दिया 112 में तो 16 हमारा माध्य या औसत निकल कर आया है। माध्य को हम x के ऊपर बार लगा के लिखते हैं। तो यह आपके माध्य वाले प्रश्न होते हैं। उसके बाद यदि आपसे माध्यिका वाला प्रश्न देके कहें कि माध्यिका निकालना है तो वो भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको आंकड़े दिए जाएंगे अव्यवस्थित, बिना किसी क्रम के छोटी बड़ी संख्या आगे पीछे दे सकता है। अब बस आपको देखना है कि वहां सम संख्या के बारे में आंकड़े हैं या विषम संख्या के आंकड़े हैं।
फिर माध्यिका का फॉर्मूला लगाना होता है। तो माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है वह फॉर्मूला काम करता है सम और विषम संख्याओं के होने या विषम पद होने पर। तो यदि आपसे कहे कि माध्यिका निकाली है सम पद, अगर मान लो 15 की जगह 16 पद होते तो हम 16 के हिसाब से n/2 यानी 16/2 करके 8वां पद डायरेक्ट आंसर पता कर लेते। किंतु जब हमें यहाँ 15 पद दिए गए हैं तो 15 पद यो विषम है। विषम के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा n+1/2 पद, यानी कि अब हम यहाँ 15 + 1 करेंगे तो कितना होगा 16। 16 में 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देने पर हमें पद जो प्राप्त होगा वो होगा 8वां पद। 8वां पद कौन सा होगा? तो इसके लिए हमें आंकड़ों को जो ऊपर दिए जाते हैं उन आंकड़ों को आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में सही तरीके से लिखना होता है। तो हमने उन आंकड़ों को लिखा बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में जब हम उन्हें लिख रहे हैं तो यहाँ हम ये नहीं देखेंगे कि कोई संख्या दूसरी बार भी रिपीट हुई है। रिपीट हो सकती है किंतु हमें बढ़ते हुए क्रम में उनको लिखना होता है जिस प्रकार यहाँ लिखी हुई है। अब हम 8वां पद देख रहे हैं तो 8वां पद देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां और 8वां, यानी 8वां जो पद है 46 वो आपका क्या होगा? माध्यिका होगी। तो इस प्रकार हम संख्याओं को माध्यिका निकालते हैं। सबसे पहले आरोही क्रम में उनको व्यवस्थित करके लिखना है और फिर उनका n/2 या n+1/2 पद निकालते हैं। यदि प्रश्न सेम हो जो माध्यिका में दिया जाए और बहुलक निकालने को कहे तो वो भी बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है कि आंकड़ों को सबसे पहले आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर लेना है। फिर यह देखना है कि आपके कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है। जैसे इस प्रश्न में सबसे ज्यादा बार जो संख्या रिपीट हुई है वो है आपके 52, 3 बार रिपीट हुई है। तो बहुलक क्या होता है कि जिस पद की सर्वाधिक बार पुनरावृत्ति हो वही पद आपका बहुलक कहलाएगा। तो यहाँ जो बहुलक है इस प्रश्न में क्या होगा? 52। 52 यहाँ क्यों होगा? क्योंकि यह 3 बार यानी सर्वाधिक बार रिपीट हुआ है। तो इस प्रकार हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को देखते हैं। यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इस प्रकार हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप और प्रायिकता के प्रश्न करते हैं।